उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना यहाँ का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। वो 72 में शुरू हुआ था, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। कुछ दिनों से आप भी उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन लाल पानी आज तक नहीं आया। किसान बहुत नाराज हैं और हर दल के नेता इसको चुनावी लाभ लेते हैं। इसका जिम्मेवार कौन है, पहले की सरकार या सुशील कुमार सिंह? औरंगाबाद में आप एनडीए के उम्मीदवार हैं और महागठबंधन के उम्मीदवार हैं अभय कुशवाहा। अभय कुशवाहा को क्यों वोट ना लोग दें और सुशील सिंह को क्यों वोट करें? पटना औरंगाबाद 4 लेन की बात उठ रही है, औरंगाबाद बिहटा रेल लाइन की बात उठ रही है। इसके लिए सुशील सिंह के पास क्या एजेंडा है? तो आपको जनता मौका देती है तो ऐसे 5 काम गिनाएं जिसको आप प्राथमिकता में शामिल करें। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। 24 के संग्राम शुरू हो चुका है और हर प्रत्याशी और हर बड़े नेता चुनावी समर में कूद चुके हैं। एक चुनाव में कोई जाता है तो उसको मुश्किल होने लगता है, लेकिन हम एक ऐसे शख्सियत के पास और ऐसे प्रत्याशी के पास बैठे हैं जो 4 टर्म के सांसद हैं और वो 6ठी बार चुनाव मैदान में हैं। 5वीं बार वो लोकसभा के लिए चुनाव मैदान में हैं। सुशील कुमार सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। धन्यवाद। ये बताइए कि औरंगाबाद का चुनाव जो है दिलचस्प बताया जा रहा है और आप 5वीं बार लोकसभा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या एजेंडा लेके जा रहे हैं इस बार आप चुनाव मैदान में? देखिए, मेरा स्थायी एजेंडा होता है विकास और जनता की सेवा, उनके पूरे सम्मान के साथ उनको पूरा इज्जत देते हुए, ये मेरा स्थायी एजेंडा है। और इसी आधार पर, इसी एजेंडे को लेकर मैं हर बार चुनाव में जाता हूँ और जनता का आशीर्वाद हर पिछले चुनाव से ज़्यादा मुझे मिलता है। यही मेरा एजेंडा है, यही मेरा मुद्दा है। उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना यहाँ का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। वो 72 में शुरू हुआ था, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। कुछ दिनों से आप भी उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन लाल पानी आज तक नहीं आया। किसान बहुत नाराज हैं और हर दल के नेता इसको चुनावी लाभ लेते हैं। इसका जिम्मेवार कौन है, पहले की सरकार या सुशील कुमार सिंह? देखिए, 72 में आपने बताया कि ये परियोजना शुरू हुई थी। 72 से लेकर 2022 50 साल हो गया, यानी करीब करीब 52 साल हो गया। किसी परियोजना के पूरा होने में 5 साल बहुत होता है। उस समय इसकी लागत मात्र 30 करोड़ रुपए थी। जब दोबारा इसका कॉस्ट रिवीजन हुआ तो 80 करोड़ हुआ। तो अगर उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 72 से लेकर 77 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, बीच में 2.5 साल के लिए जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर से 80 से लेकर 90 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, 90 से लेकर 2005 तक आरजेडी की सरकार रही, लालू जी और उनकी पत्नी राबड़ी जी मुख्यमंत्री रहीं। तो एक लंबा समय आप देखेंगे कि इन लोगों का शासन रहा। जो परियोजना 1972 में शुरू होती है वो 2005 तक पूरी नहीं होती है, जबकि सिंचाई राज्य का विषय है। राज्य सरकार का ये कर्तव्य और अधिकार दोनों था कि इसको समय पर पूरा कराए। जिस समय इस परियोजना की स्वीकृति हुई उस समय इसमें कोई बाधा भी नहीं थी। जैसे उस समय फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 नहीं बना था, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1980 नहीं बना था। ये दोनों कानून 1980 में बने हैं और करीब करीब 85 के बाद ये प्रभावी हुए हैं। पूरा समय आप देखेंगे तो लगभग कांग्रेस और आरजेडी का शासनकाल रहा। इससे आप दोषी कैसे कह सकते हैं जिसने इस गाड़ दिए गए, दफना दिए गए परियोजना को जिंदा किया? धरती के नीचे इस परियोजना को गाड़ दिया गया था। 80 करोड़ की, 30 करोड़ से 80 करोड़, 80 करोड़ की परियोजना 1000 करोड़ रुपए खर्च करके भी पूरी नहीं हो सकी, तो उसके लिए जिसने प्रयास किया वो दोषी कैसे हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। मैं जब 2009 में एमपी बना, उसके पहले जब झारखंड में सरकार थी बीजेपी की और आजसू के एक मंत्री वहाँ सिंचाई मंत्री थे, उनसे मिला। वो तैयार भी हो गए, लेकिन बाद में अधिकारियों ने कहा कि इस पे प्रतिबंध लगा है। 2007 में केंद्र सरकार ने लगाया था
कि आप डैम में, तो प्रतिबंध लगा। तो मैंने उस समय ना तो मैं सांसद था, ना केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, यानी कांग्रेस पार्टी ने इस परियोजना पर रोक लगा दी। 2009 से 14 तक इस रोक को हटवाने में मैं काफ़ी प्रयास किया, लेकिन मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जयराम रमेश जी उसके बाद जयंती नटराजन मंत्री थी, उन लोगों ने कुछ खास किया नहीं। ये परियोजना तो जिंदा तब हुई जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने। उनको जब मैंने इसकी कहानी सुनाई तो वो बड़े गंभीर हो गए और उन्होंने बहुत त्वरित निर्णय लिया। और मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जैसा दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति यदि प्रधानमंत्री नहीं होता तो शायद ये परियोजना मृत हो गई होती, इसकी आस जो जगी है लोगों में वो भी नहीं होता। उन्होंने निर्देश दिया और उनके निर्देश पर प्रधानमंत्री कार्यालय में यानी पीएमओ में उनके स्पेशल सेक्रेटरी श्री नृपेंद्र मिश्रा जी की अध्यक्षता में 4-4 बैठकें हुई। फिर मैंने सांसदों की टोली बनाई, हम 6 सांसद की एक टोली बनी और हम जहाँ जाते थे 6 सांसद जाते। मतलब लीड आप कर रहे थे? मैंने लीड, हाँ ज़रूर मैंने लीड किया। हमारे गया के एमपी, चतरा के एमपी, पलामू के एमपी, जहानाबाद के एमपी अरुण बाबू और राज्यसभा सांसद एक 6 एमपी हम जाते थे। उसके बाद इस परियोजना में जो बाधा थी उसको भारत सरकार ने दूर किया। भारत सरकार ने उस बैन को हटाया। भारत सरकार ने बैन ही केवल नहीं हटाया बल्कि राज्य का विषय होते हुए भी भारत सरकार ने 1622 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी इस परियोजना को पूरा करने के लिए कि धन के अभाव में काम नहीं रुकना चाहिए। फिर से जब दोबारा मुआवजा देने की बात आई तो दोबारा मुआवजा नियम के अनुसार सरकार नहीं देती है एक ही ज़मीन का, लेकिन दोबारा आप लोग दे रहे हैं। लेकिन भारत सरकार किसानों के लिए इतना उदार है, इतना दरियादिली दिखा रही है भारत सरकार कि एक ही ज़मीन को दोबारा मुआवजा देने के लिए तैयार है, केवल और केवल किसानों के हित में, पलामू ज़िला, औरंगाबाद और गया ज़िले के किसानों के हित में, ताकि उनके खेत में पानी गिर जाए। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आरोप लगाने वालों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि कृपा करके एक बार चले जाएं और देख लें कि किस प्रकार से युद्धस्तर पर काम चल रहा है। अगर काम नहीं चल रहा हो तो फिर मेरे ऊपर आरोप लगाएं तो मैं उसको कबूल करूँगा। लेकिन जिस आदमी ने अपने अथक प्रयास से इस दफन हुए योजना को धरती के ऊपर निकाला, जिंदा किया, अभी काम चल रहा है, उस पर इस तरह का आरोप जनता तो नहीं मानती, लेकिन हाँ राजनीतिज्ञ आरोप लगाते हैं। इस आरोप से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपसे एक चीज़ जानना लोग चाहेंगे, आपने रेल में तो काम किया है, आप कई स्टेशनों पर ट्रेनें रुकवाए हैं, बहुत जगह पर आपने विस्तारित कराया है स्टेशन को, लेकिन सड़कों का अभाव दिखता है आज भी। ये इस पर क्या आपका राय है? देखिए, आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए पूरे बिहार के 38 जिलों का। PMGSY में सबसे अधिक लंबाई में इसी ज़िले और औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में सड़कें बनी हैं, ये रिकॉर्ड की चीज़ है। दूसरी बात कि एक भारत सरकार की योजना है, उग्रवाद प्रभावित जिलों में गृह मंत्रालय की योजना है सड़क बनाने की, LWE RCP उसे कहते हैं। उसके तहत भी एक साल में बिहार में 634 किलोमीटर सैंक्शन हुआ था, जिसमें करीब करीब बाकी जिलों को छोड़ दिए तो अकेले 400 किलोमीटर से अधिक केवल इसी संसदीय क्षेत्र में बना, जो 2 लेन सड़क होती है। PMGSY से तो सिंगल रोड बनता है, लेकिन LWE से 2 लेन सड़क बनती है। और अंबा से गया स्टेट हाईवे 101 मैंने अपने प्रयास से स्वीकृत कराया। गया से रफ़ीगंज रेलवे लाइन के किनारे किनारे सड़क नाम की चीज़ ही नहीं थी, वो सड़क इतिहास बन गई थी। आज आप चले जाइए, रफ़ीगंज से हज़ारों लोग प्रतिदिन सड़क से गया जाते हैं और आते हैं। तो मेरे संसदीय क्षेत्र में, पहले वो इलाका मेरे संसदीय क्षेत्र में नहीं था, जब मैं MP बना मैंने प्रयास किया और आज सड़क वो चकाचक है, लोग आते जाते हैं। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, पटना औरंगाबाद 4 लेन की बात उठ रही है, औरंगाबाद बिहटा रेल लाइन की बात उठ रही है, इसके लिए सुशील सिंह के पास क्या एजेंडा है? देखिए, मेरा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है।
पटना औरंगाबाद हरिहरगंज नेशनल हाईवे 139 को 4 लेन कराने के लिए मैंने प्रयास किया। गडकरी जी से कई बार इसके लिए मैं मिला। बिहार सरकार से मैंने प्रपोज़ल भिजवाया। उस प्रपोज़ल में, उस पत्र में बिहार सरकार ने जो पत्र लिखा है भारत सरकार को, उस पत्र में मेरा उल्लेख है कि सुशील कुमार सिंह की अनुशंसा के आलोक में इस सड़क को 4 लेन किया जाए। उसके बाद इसके 4 लेनिंग करने के लिए सर्वे के काम की निविदा हो चुकी। निविदा ही केवल नहीं हो चुका, बल्कि एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। अब जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है, आचार संहिता हटेगा, तो उसके निर्माण का टेंडर आएगा और ये सड़क पटना से लेकर औरंगाबाद तक। अब बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अब हम आपसे आखिरी सवाल लेते हैं। औरंगाबाद में आप एनडीए के उम्मीदवार हैं और महागठबंधन के उम्मीदवार हैं अभय कुशवाहा। अभय कुशवाहा को क्यों वोट ना लोग दें और सुशील सिंह को क्यों वोट करें? देखिए, दोनों बातें हैं। एक तो पार्टी होती है, एक तरफ हम एनडीए के लोग हैं, बीजेपी हैं, जिसके सर्वोच्च नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे नीतीश कुमार जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। तो एक तरफ ऐसे बेदाग लोग हैं जिनके ऊपर ना तो पार्टी के ऊपर ना तो किसी नेता के ऊपर कोई आरोप है या कोई दाग है, धब्बा है। दूसरी तरफ केवल दागी, भ्रष्ट, करप्ट, सजा याफ्ता, बेल पर बाहर आकर रहने वाले ऐसे लोगों का एक गठबंधन है। अब आइए प्रत्याशी के ऊपर। प्रत्याशी की भी लोग चर्चा करते हैं, सोचते हैं किस दल से कौन खड़ा है। तो एक तरफ सुशील सिंह है जो अपने लोगों के बीच सुलभ है, सरल तरीके से, पूरे सम्मान के साथ, पूरी ईमानदारी बरतते हुए मैं लोगों की सेवा करता हूँ। मेरा मुख्य धारा में संसदीय जीवन 98 में यहाँ के लोगों ने मुझे पहली बार सांसद बनाया। 98 से लेकर 24 तक 26 साल में कोई तो आरोप लगता, अगर मैं करप्ट होता, कमीशन खोर होता, घूसखोर होता, बाहुबली होता, चोर होता, डकैत होता, चरित्रहीन होता, तो अभी तक तो मैं बचा नहीं रहता। ये तो काजल की कोठरी है राजनीति। लेकिन कोई दाग नहीं है, इसीलिए मुझे सम्मान भी मिलता है और मत भी मिलता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो उम्मीदवार हैं, एक ही बार बेचारे टिकारी से विधायक बने और उनका चेहरा सामने आ गया लोगों के बीच। एक वीडियो चल रहा है उनके विषय में, एक नर्तकी के साथ वो डांस कर रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि सिनेमा का कोई सीन है। सिनेमा में भी उतने अश्लील तरीके से नहीं होता जिस तरह से उनका वीडियो चल रहा है, उस नर्तकी को पकड़ के डांस कर रहे हैं। उनकी स्थिति यह है कि कहीं प्रचार में वो जाते हैं तो कुछ युवा जिनके मोबाइल में ये वीडियो है, और करीब करीब सब लोगों के मोबाइल में है, उन्हीं का वीडियो उन्हीं को दिखाने लगते हैं। उसके बाद वो शर्मा कर वहाँ से घसक जाते हैं। तो लोग ये भी लोग चाहते हैं कि हमारा जो प्रतिनिधि हो वो काम भी करे, सुलभ भी हो और चरित्रवान भी हो। तो इन तीनों ये जो मानक हैं, इस पे मेरे लोगों से ही पूछ लीजिए कि मैं खरा उतरा हूँ कि नहीं। और आगे भी इस बात की गारंटी है, क्योंकि मैंने 98 में जब चुनाव लड़ा था मैं, तो मैंने अपनी जनता से, तो लोगों ने कहा कि अभी उम्र कम है इसलिए सेंटिमेंट में आकर ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन 26 साल का मेरा संसदीय जीवन, मैंने जो बात ईमानदारी की बात कही थी, सम्मान के साथ सेवा की बात कही थी, वो आज भी लागू है। और मेरा पूरा परिवार, जब मैं औरंगाबाद में नहीं भी रहता हूँ, मेरा पूरा परिवार, बल्कि बहुत लोग ऐसे मिलते हैं मुझे जो कहते हैं कि मैं गया था आपके घर, आप नहीं थे, आपकी माता जी मिली, उन्होंने मुझे, हम लोगों की बहुत खातिरदारी की, मिठाई खिलाया, ज़बरदस्ती चाय पिलाई। तो मेरा पूरा परिवार जनता की सेवा में रहता है। यही कारण है कि मुझे हर बार से ज़्यादा आशीर्वाद नेक्स्ट जो इलेक्शन आता है उसमें मिलता है। एकदम शॉर्ट आप जवाब सवाल करेंगे आपसे। अगली बार अगर आपको जनता मौका देती है तो ऐसे 5 काम गिनाएं जिसको आप प्राथमिकता में शामिल करेंगे। देखिए, लोगों को सम्मानपूर्वक सुविधाजनक तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए जो चाहिए, जैसे बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा। इसके अतिरिक्त जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है तो देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में,
बिहार आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा डबल इंजन की सरकार में। तो मैं भी चाहूँगा कि हमारे औरंगाबाद में वो सारी सुविधा हो जो किसी महानगर में होता है। जैसे हमने अपने प्रयास से औरंगाबाद में जो खाना बनाने वाला गैस है वो पाइप के माध्यम से घर घर पहुँचे, इस योजना की स्वीकृति कराई। इसमें करीब करीब 8,500 से ऊपर घरों में पाइप के माध्यम से खाना बनाने वाला गैस पहुंचना है। अभी लगता है कि 1-1,500 लोगों ने लिया है, उससे ज़्यादा ही लिया होगा, और बाकी पाइप बिछ भी रहा है। तो उसके बाद यहाँ शहर के लोगों को एक अच्छी सुविधा मिल जाएगी। तो जो भी हम दुनिया के बराबर चलना चाहते हैं, तो चाहे यहाँ हवाई अड्डा बनने की बात हो, मोदी जी बना ही रहे हैं, पहले 70 था, आज 170 है। तो इस प्रकार से हाँ, बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन वो बहुत प्रगति पे है, आपको बता दूं, वो बहुत प्रगति पे है। मुझे लगता है कि ज़रूर उसका सर्वे का भी काम चल रहा है और काम लगभग पूरा ही सर्वे का है। तो ये रेल लाइन भी बिछेगी तो रेल सुविधा, सड़क सुविधा, हवाई की सुविधा, मेडिकल की सुविधा, शिक्षा की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो मैंने ही औरंगाबाद में 2010 में सेंट्रल स्कूल खुलवाया। उसके पहले औरंगाबाद ज़िले में एक भी सेंट्रल स्कूल नहीं था। मेरे प्रयास से ही मेरे संसदीय क्षेत्र में टिकारी ब्लॉक में साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित हुई, वरना ये नहीं होने वाला था। मैंने सुझाव दिया, मैंने ही सब कुछ बताया कि भारत सरकार की ज़मीन है, इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाइए। बना, आज देश भर के लड़के वहाँ पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।